देखो हमारी सेमिनार का टाइटल है हाउ टू क्लियर सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट विद रैंक। अब एक तो पहले ये बताओ कि आप लोगों में से रैंक किस किस को चाहिए। बाकी को तो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब आने का सवाल ही नहीं है। देखो कोई भी काम अगर करना है तो सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट सेट नहीं होगा जब तक वर्किंग नहीं करोगे। यानी कोई भी काम करने के लिए पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि हमें क्या करना है। अब सीए में ये जो डर बैठा हुआ है कि सीए बहुत टिपिकल है, होते ही नहीं है, और ये बात सही भी है, क्योंकि सीए में पास होना बहुत मुश्किल है। सीए में पास होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल पास होना है उतना ही इजी सीए में रैंक लाना है। यानी पास होना बहुत मुश्किल है लेकिन रैंक लाना बहुत इजी है, क्योंकि जिसके समझ में बैठ गया कि सीए में करना क्या है उसको तो तुरंत रैंक आ जाएगी, और जिसके समझ में नहीं बैठा कि करना क्या है वो पास होना बहुत मुश्किल है। और देखो इस सेमिनार का मेरा पर्पज क्या है। अभी 4-5 दिन पहले एक गर्ल आई अपने फादर के साथ में कश्मीर से। 12th में उसके थे 98% मार्क्स, सीबीएसई टॉपर। इंटरमीडिएट में उसके रैंक, और सीए फाइनल में 8 बार फेल। सीए फाइनल में 8 टाइम्स फेल। मैंने उसे पूछा कि उस समय क्या पढ़ा था तुमने इंटर के समय, इंटर तक। तो इंटर तक तो क्या है कि यहां हमारी कोई कोचिंग थी नहीं उस समय, तो हमने जो स्टडी मटेरियल आया उस स्टडी मटेरियल को पढ़ लिया, और पढ़ लिया तो रैंक आ गई। और सीए फाइनल में, कि सीए फाइनल में हमारे सेटेलाइट क्लासेज अवेलेबल है, उस सेटेलाइट क्लासेज में हमने पढ़ाई की तो पेपर तो बहुत शानदार होते हैं, लगता है कि इस बार तो रैंक आएगी। 90 मार्क्स होते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। तो मैं क्या तुम्हारे समझ में तो बैठ गया होगा कि पास क्यों नहीं हो रहे, कि जब तुमने खुद पढ़ाई करी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया, रैंक भी आ गई। और सीए फाइनल में तुमने आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नहीं देखा कि साहब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो कहते हैं कि गलतियां ही हैं। ठीक है, गलतियां हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि पूरा ही गलत है। हो सकता है कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में 100 में से अगर 1% 2% मिस्टेक है तो कोई बात नहीं। कौन सा फर्स्ट रैंक के लिए हमें 100% मार्क्स चाहिए? फर्स्ट रैंक तो 75% पे आ जाती है, 75% में भी 5% मार्क्स तो आईसीआई बढ़ा देता है। कितने में? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती है। जो बच्चा खुद मेहनत से 70% मार्क लिया था है, 5% आईसीआई बढ़ाती है नॉर्मली। इस बार तो काफी ज्यादा बढ़ाए हैं मार्क्स, ठीक है ना। इस बार तो लगता है कि लगभग 60-70 मार्क्स इंक्रीज करे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 70% खुद की मेहनत के मार्क्स आ जाएं तो फर्स्ट रैंक आ जाए। पेपर कितने का आता है? पेपर आता है 120 का। 120 का आता है ना पेपर। चाहे ठीक है, करने आपको 100 के पढ़ते हैं, इसका मतलब पहले आप क्या करते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हो सबको लास्ट में करते हो या छोड़ देते हो उसको, ये करते हो ना। इसका मतलब है कि 120 में से 70 मार्क्स आ जाएं, कितने परसेंट? आप कैलकुलेट करो। 120 में से 70 मार्क्स आ जाएं, कितने परसेंट चाहिए? लगभग 60-65% मार्क्स। यानी अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ने के बजाय अगर 60-65% सिलेबस भी पढ़ लिया तो भी फर्स्ट रैंक लाया जा सकता है। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि आईसीआई स्टडी मटेरियल आईसीआई का ही पढ़ना पड़ेगा। आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। देखो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम्स है कि एक क्वेश्चन 4 तरीके से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन 4 तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। कभी ऐसे एक तरीके से करते हैं, कभी दूसरे से करती है, कभी तीसरे से करती है। अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलता है। तो 4 तरीके से क्या तो वैरायटी बता रही ना आईसीआई, तो जिस तरीके से आईसीआई क्वेश्चन बता रही है उस तरीके सोल्व करो। हो सकता है कि आईसीआई को 4 तरीके पता हो, दूसरे को 10 तरीके पता हो। आईसीआई को केवल 4 तरीके पता है कि साहब ऐसे क्वेश्चन होता है,
और दूसरे को हो सकता है 10 तरीके पता हो, लेकिन वो 10 तरीके आयशा को तो आते ही नहीं है, 6 तरीके तो एक्स्ट्रा तो है। आयशा के तो क्या आते हैं, वो 4 तरीके आते हैं। तो उस 4 तरीके से अगर क्वेश्चन सोल्व कर दोगे आप तो इसका मतलब है कि मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे तरीके से सोल्व कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आयशा का ये ठेका नहीं ले रखा कि साहब आपको हर नॉलेज चाहिए। वो तो कहती है इतने क्या के लिए पढ़ते हो यार, इतना सा पढ़ लो ना तुम, इतना सा पढ़ लो, तुम क्यों ज्यादा मेहनत करते हो, वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट डाउन जाता है, फिर भी तुम इतनी मेहनत करते हो, क्यों पढ़ते हो? जितना हम कहते हैं उतना पढ़ लो, जितना हम कहते हैं उतना पढ़ लोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। और देखो इसका रीजन ये है कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, कॉपी चेक करने वाले के पास में आंसर की जाती है, उसके साथ में उसका मार्किंग पैटर्न जाता है कि क्या क्या आइटम लिखने के क्या क्या मार्क्स मिलेंगे, ये मार्किंग पैटर्न भी जाता है। वो एग्जामिनर क्या करता है कि उसमें देख देख के मार्क्स देता रहता है। उसने देखा कि हाँ ये आइटम है, इस आइटम का 1 मार्क्स है, ये आइटम लिख दिया गया, ये आइटम की 2 मार्क्स है, ये आइटम लिख दिया गया, लिख दिया तो मार्क्स दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए आयशा ने 10 स्टेप में सोल्व कर रखा है और वो क्वेश्चन 2 स्टेप में सोल्व हो सकता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा क्या चाहेगा कि 2 स्टेप में हो जाए। 10 स्टेप में क्यों किया जाए क्वेश्चन जब 2 स्टेप में हो सकता है, ठीक है ना? तो बच्चा क्या करता है कि 2 स्टेप में सोल्व करता है, और 2 स्टेप में सोल्व इसलिए करता है क्योंकि दूसरे बताने के लिए रेडी है कि तो ऐसा होता है, इतना माथा पड़ क्यों कर रहे हो, इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम, जब क्वेश्चन ऐसे हो जाता है तो इतना तरीका, इतना बड़ा तरीका फॉलो करने की रिक्वायरमेंट कहां है तुम्हारे को? बच्चों में लगता है यार सही है, लेकिन वहां पे कॉपी चेक करने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे हैं, कॉपी चेक करने वाले कोई एक्सपर्ट नहीं बैठे हैं, उसकी नॉलेज भी कम है, क्योंकि पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉपी चेक करते हैं, जो कि वो सब कुछ भूल भाल गए होंगे अभी तक। मान लो 5 साल पुराना चाहिए कॉपी चेक कर रहा है, 10 साल पुराना चाहिए कॉपी चेक कर रहा है, उसकी नॉलेज क्या है, खत्म। आज उनके एग्जाम ले ले कि चलो ठीक है आज एग्जाम ले लो, तो 5 नंबर नहीं आए उनके। और फैक्ट भी है, क्योंकि जो उन्होंने नॉलेज लेनी थी उन्होंने ले ली, उनको रिटेन करने की जरूरत नहीं है। उनको तो क्या है कि कोई भी आता है, कोई केस आता है उनके पास में, तो रेलेवेंट सेक्शन देखते हैं, उसकी डीप स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो उसी सेक्शन में डील करना उस समय, तो उनका तो पर्पसफुल हो रहा है। अपन उनसे क्यों उम्मीद करें कि उनको हर समय हर चीज याद रहती है? आज आपको बताओ कि आप जो 10th क्लास में पढ़ के आए थे, आपको याद है क्या? नहीं है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए सोल्व करने के पढ़ भी गया आपको, तो कोई बात नहीं, देख के कर लोगे। तो यहाँ पे जब सीए बनने के बाद में कोई एग्जाम तो होती नहीं है, बाद में अगर कोई केस आ गया तो देखते हैं हाँ ये सेक्शन है, और इसमें डीप में जाकर वो डिटेल स्टडी करके और अपना काम कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। उतनी ही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको ओवरऑल नॉलेज सारी की सारी है। या फिर कॉलेज के लेक्चर्स को भी चेक करते हैं, जिन्होंने कभी क्लास ही नहीं ली, ठीक है ना? लेते हैं कभी क्लास बीकॉम के या एमकॉम के, जो क्लासें लगती है यूनिवर्सिटीज में नहीं लगती, तो उसका मतलब कि बिना पढ़ाए नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज तो जो क्या है कि स्टूडेंट देता है, मतलब टीचर का गुरु कौन होता है? स्टूडेंट होता है। वो क्या करता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं, बहुत सारी चीजें टीचर के माइंड में भी नहीं आती है, और डिफरेंट क्वेश्चन रेज करते हैं, उनका देखते हैं हाँ यार चीज है, उसका सोल्यूशन देखते हैं, तो इस तरीके से वो चीजें होती है। लेकिन देखो क्या है, आईसीआई की नॉलेज से ज्यादा नॉलेज आपकी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी फैक्ट है, आईसीआई ने बुक दी आपको पढ़ने के लिए, तो ये कहता है कि जो पढ़ाना चाह रहे हैं ना, वो आपके समझ में बैठ जाना चाहिए, और जो आप समझाना चाहते हो वो हमारे समझ में बैठ जाना चाहिए, जब तो काम होगा। आपने तो आईसीआई की चीज समझ ली, लेकिन आपने जो बताया वो आईसीआई के समझ में नहीं बैठा, तो बताओ मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी क्या? नहीं है। इसलिए, और दूसरी चीज देखो जो क्या है, ये शॉर्टकट कराना किसका काम है? कोचिंग का काम है ना? टीचर्स कराते हैं शॉर्टकट, वो तो कराते हैं, अरे बच्चों क्या पता विचारों को ऐसा ही होता है। और कोचिंग का बेसिक पर्पस क्या है? आपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे पहले, कॉमर्शियल कोचिंग है ना, नाम क्या होता है? आपने जीएसटी पढ़ा है, उसमें क्या था? कॉमर्शियल कोचिंग। कॉमर्शियल कोचिंग का मतलब पैसा कमाना। तो ये बताओ कि कोचिंग वाला क्या करेगा? वो वही काम करेगा जो उसके बेसिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला हो। जो बेसिक ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला काम नहीं होता वो क्यों करेगा? आप ये बताओ, जो पढ़ाई करते हो क्यों पढ़ते हो? इस एक्सपेक्टेशन से कि मतलब ऐसा करके हम पास हो जाएं। वो बात अलग है कि होते कि नहीं होते अलग इश्यू है, लेकिन उम्मीद तो ये रहती है कि मतलब इस एक्सपेक्टेशन से पढ़ाई करते हैं कि हम पास हो जाएं, ये टारगेट रहता है ना। तो कोचिंग वाले का टारगेट क्या रहता है कि क्या करें जिससे ज्यादा बच्चे आए, और ज्यादा बच्चे आए और हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आए।
तो सिंपल उसका पर्पज है, उसका पर्पज पूरा हो रहा है। बच्चों का पर्पज पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन देखने वाला है? कोई नहीं ना। बच्चों का पर्पज पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई नहीं देखने वाला। तो देखो क्या है, आपका पर्पज भी होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम पास हों, ये आपका पर्पज होना चाहिए। और सिंपल सी है कि पास होने के लिए, पास होने के जो तरीके हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। यानी जो कमियां हैं सिस्टम में, जो कमियां चल रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। आपको अपनी कमियां पता करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी कमी पता नहीं करोगे ना, जब तक आप रिजल्ट नहीं आ सकता आपका। सिंपल सी बात है, अपन बीमार हो जाते हैं कभी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ये कहता है कि ये टेस्ट करा लो आप। वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट है कि आप में क्या कमी है। वही है ना, कि आप में क्या कमी है, ये वो टेस्ट से आइडेंटिफाई होता है। पैसे लगते हैं, इससे वो बताते हैं कि साहब आप में ये कमी है, फिर डॉक्टर लिख देता है दवाई, उससे बेसिस पे इलाज हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मेडिसिन देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम है ये आइडेंटिफाई करना कि बीमारी क्या है। अगर जिसको ये डायग्नोस सही हो गया, यानी सक्सेसफुल डॉक्टर वही है जिसका डायग्नोस सही है, यानी पता कर लेंगे साहब बीमारी क्या है। पता चल रहा है कि हमारे वायरल बुखार है और मेडिसिन लग रही कैंसर की। अब सिंपल सी है, कैंसर की मेडिसिन से तो कैंसर मिट सकता है, वायरल बुखार तो नहीं मिटेगा कम से कम। लेकिन किसी ने डायग्नोस कर दिया कि इसका तो वायरल है, तो एक दो खुराक में इलाज हो जाएगा। तो सीए में जो रिजल्ट डाउन जा रहा है उसका अभी ये पता नहीं चल रहा कि यार रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि ये डाउन का पता करने की कोशिश तो किसी ने की नहीं। क्यों नहीं करी? क्योंकि बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है, रिजल्ट तो वो 4-5% जा रहा है। जो सभी का रिजल्ट जा रहा है तो लोग देखते हैं यार 4-5% जा रहा है, तो इसका मतलब सभी जगह ऐसा होता है। आईसीआई तो रिजल्ट देते नहीं है। एक जगह में ये यूपी में भी इतना आ रहा है, एमपी में भी इतना आ रहा है, बिहार में भी इतना आ रहा है, दिल्ली में भी इतना आ रहा है, तो लोग देखते हैं सभी जगह इतना आ रहा है, इसका मतलब सीए का एवरेज रिजल्ट तो है डाउन, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। लेकिन देखो ऐसा है, हर चीज को करने का तरीका होता है। अगर कोई पर्सन डिसाइड कर ले कि काम करना है, तो इसका मतलब है कि कौन सा काम पॉसिबल नहीं है। चाणक्य ने, जब मगध साम्राज्य था, एक अकेले पर्सन ने, जो हथियार चलाना भी नहीं जानते थे, लेकिन एक अकेले पर्सन डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, इसका राजा चेंज करना है, किंग चेंज करना है, तो किंग चेंज कर लिया। जबकि आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम होता है ये, केवल बात करना है कि हाँ ठीक है किंग चेंज कर देंगे, किंग चेंज कर दिया, आसान काम नहीं होता। उसके लिए कितनी प्लानिंग हुई होगी, क्योंकि उसका भी तरीका था। भाई तरीके हर काम के अन्य के लिए हैं, अगर उसको निकालना पड़ेगा कि क्या तरीका है जिससे कि अपन पास हों। तो सिंपल सी चीज है कि आईसीआई को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आईसीआई को फॉलो करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस नहीं है। और रही बात ये आईसीआई की बुराई करने वालों की, तो आईसीआई की बुराई करने वालों को ये गलतफहमी है कि आईसीआई की नॉलेज से ज्यादा हमारी नॉलेज है। आईसीआई की नॉलेज से ज्यादा हमारी नॉलेज है, गलतफहमी है। लेकिन आईसीआई से ज्यादा नॉलेज किसी की नहीं है, क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी है, नॉलेज इतने दिनों की अकोमोडेट हुई है। वो चीज अलग है कि इंटरप्रिटेशन मिस्टेक है, कोई किस चीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, कोई किस चीज को कैसे इंटरप्रेट करता है, तो उसमें लगता है कि नहीं यार ये गलत है, मैं सही हूं। अरे सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, 10 जजों की बेंच बैठी या 11 जजों की बेंच बैठी, उसमें 6 एक अलग बात बोल रहे हैं और अगर मान लीजिए 5 अलग बात बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो 5 जजेस की नॉलेज नहीं है क्या? उनकी भी नॉलेज है, लेकिन वो इंटरप्रिटेशन का तरीका उनका अलग है। तो इसका मतलब है इस लर्नेड लेवल पे, जो इस लेवल पे बहस चलती है बहुत सारी, उसके बेसिस पे ये पता चलता है कि मतलब ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सीए में ओपिनियन डिफरेंस नहीं हो सकता क्या? सीए में भी ओपिनियन डिफरेंस होता है। तो ओपिनियन डिफरेंसेज है, तो उसका मतलब है कि ओपिनियन डिफरेंस को गलती नहीं बोलते। इसलिए अगर आईसीआई की ओपिनियन किसी मामले में और दूसरे की ओपिनियन में डिफरेंसेज है, तो इसका मतलब है कि फॉलो किसको करना पड़ेगा? आईसीआई को। लेकिन उसके लिए पहले आईसीआई के प्रति रेस्पेक्ट डेवलप करना पड़ेगा आपके माइंड में कि हाँ आईसीआई कहेगा जो करेंगे। कई लोग जो आईसीआई की बुराई करते हैं, आईसीआई का तो गलत है, तो फिर आईसीआई की डिग्री काहे के लिए चाहिए आपको? अदरवाइज गलती का ठप्पा लग जाएगा, यार क्या है ये, सीएज है, कुछ नहीं नॉलेज इनके अंदर, क्योंकि गवर्निंग बॉडी बेकार है, ये नहीं सोचेंगे। तो अगर आईसीआई को, अगर आपको लगता है कि नहीं आईसीआई बेकार है, तो उस डिग्री का क्या करोगे?
और आप वैसे देखो ना कि जो सीए बन गए उनमें नॉलेज क्या है क्या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज नॉलेज तो होगी होगी जब तो बनाया, अदरवाइज ऐसा थोड़ी बन गया। और जो सीए नहीं बने उनके पैकेज में देख लो कितना डिफरेंस है। तो अल्टीमेट होती है डिग्री। और रही बात काम की, जिस कंपनी को जो काम कराना है ना, जिस कंपनी को जो काम कराना है वो अपने आप सिखाती है कि मेरे को ये काम कराना है, और वो काम सीखने में 10 दिन लगते हैं केवल। उनको जो काम कराना है उसको सीखने में कितना लगता है, 10 डे लगता है। कोई सा भी सीईओ कितनी भी नॉलेज हो वो ट्रेनिंग को देगी, क्योंकि उस वर्क का नेचर स्पेशलाइज नेचर होता है कि हमें जिस तरीके का काम कराना है वो तरीके का काम करना है। बीच में कई जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं थे, तो ये जो आईटी कंपनियां हैं उन्होंने सिविल इंजीनियर्स भर्ती करे। सिविल इंजीनियर क्या काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, और उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बना दिया, उनको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बना दिया। ये इन्फोसिस और सारे जो टीसीएस जितनी कंपनियां हैं उन्होंने काम किया क्योंकि वो थे नहीं, तो उनको उस सिविल इंजीनियर से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाने में या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने में कितना टाइम लगा, 2-3 महीने की ट्रेनिंग से वो इंजीनियरिंग चेंज होगी उनकी। तो उसका मतलब है कि उन्होंने मान लो कि अननोन लोग लिए और उनको अपने काम का बना दिया, क्योंकि उनको ट्रेनिंग देकर काम तो कराना ही है। कोई भी अगर भर्ती करेंगे तो उसका मतलब वो ये मान के चलते हैं कि हमारा काम का नेचर अलग है, उस काम के लिए हमें अलग काम सिखाना पड़ेगा, तो उसका वो अपने आप सिखाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो आप। और वैसे भी अगर आप सीए कर रहे हो तो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के अंदर, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में आप प्रैक्टिकल काम तो सीखते हो कि कैसे आईटी का काम, इनकम टैक्स का काम कैसे किया जाए, जीएसटी काम कैसे किया जाए, ऑडिट का काम कैसे किया जाए, प्रैक्टिकल चीज तो वहां सीख रहे हो ना। तो उसका मतलब वो काम किसका है, वो तो आपके एम्प्लॉयर का है, वो सिखाएगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। आप टीचर से ही क्यों उम्मीद करते हो कि वो काम वो कभी सिखाए, ये उसको पता ही नहीं बेचारे को ऐसा काम कैसे होता है। पढ़ाने वाले को पता है क्या, हम ऑडिट नहीं करते, मेरे को पता नहीं क्या होता ऑडिट। ठीक है, उस समय क्या जब किया था, उस समय की टेक्नोलॉजी में आज की टेक्नोलॉजी में रात में फर्क आ गया, तो नहीं है ना पता। तो अपन क्यों उम्मीद करें कि ये काम प्रैक्टिकल काम वो सिखाएंगे, उनका काम एग्जाम पास कराना था, उनका एग्जाम पास कराना है, बॉस का काम सिखाना है तो वो सिखाते। तो इसको एग्रीगेट सेग्रीगेट करके चलना पड़ेगा आपको, एग्रीगेशन के बजाय सेग्रीगेशन के चलना पड़ेगा कि वो काम वहां सीखे और वो काम वहां से सीखे। तो देखो, आपको अगर पास होना है तो पहला तो आपको माइंड में सेट करो कि हमारे को पास होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो भी अटेम्प्ट आपका एप्लीकेबल है उसी अटेम्प्ट में पास होना है, एक तो ये सेट करो। और कितने मार्क्स चाहिए आपको एग्जाम के अंदर ये भी सेट कर लो कि जितने मार्क्स आपको चाहिए वो सेट करना पड़ेगा कि इतने मार्क्स मेरे को चाहिए एग्जाम के अंदर। और उसके लिए पास्ट का रिकॉर्ड क्या है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पास्ट में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या करोगे, अब जो करोगे वो आपके काम की चीज है। इसलिए पास्ट को बोलते हुए, पास्ट में आपके बहुत ज्यादा मार्क्स थे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पास्ट में मार्क्स थे नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आप आईसीआई को एक टारगेट सेट करके आईसीआई के स्टडी मेथड फॉलो करोगे, आईसीआई की प्रोसेस फॉलो करोगे, ठीक है ना, तो पास होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। और आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ने में अब जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल आए हैं वो तो इतने शानदार आए हैं कि कोई टीचर के नोट्स इतने अच्छे नहीं हो सकते जितना उन्होंने बनाया है। ये नहीं, वो नोट्स एक तरीके से आपके लिए क्या ऑथेंटिक नोट्स हैं, वो नोट्स आपके लिए ऑथेंटिक नोट्स हैं। और रही बात देखो जो नोट्स बनाने की, हम भी पहले नोट्स बनाते थे, नोट्स बना के बच्चों को देते थे, रिजल्ट कुछ नहीं आता था। आज के 7 साल पहले हम जयपुर में इंटरमीडिएट में लास्ट प्रायोरिटी पे थे, इंटरमीडिएट में जयपुर के लास्ट प्रायोरिटी पे थे। क्यों थे, क्योंकि हम आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ाते थे। आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को यह पता था कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़े बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। हमने, बाकी सब कहते थे कि यार तुम आईसीआई का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा सकते, बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चों को अच्छा लगो तो वो पढ़ाओ, तो सभी वो कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वही काम करो ना। लेकिन हमने डिसाइड कर रखा था कि जो सब काम करते हैं उसका रिजल्ट तो क्या है पता है हमारे को, काम तो डिफरेंट ही करना पड़ेगा, रिजल्ट लाने के लिए डिफरेंट काम भी करना पड़ेगा। और उस डिफरेंट काम को अगर अपन करेंगे तो इसका मतलब है कि रिजल्ट भी डिफरेंट ही आएगा। इसलिए 6 साल के अंदर पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। 7 साल में 4 बार फर्स्ट रैंक आई, फर्स्ट रैंक तो पीक होती है,
और वो काहे के बेसिस पे आई है? केवल आईसीआई के स्टडी मेटल के बेसिस पे, केवल आईसीआई के स्टडी मेटल के बेसिस पे। तो आईसीआई के स्टडी मेटल को पढ़ने से अगर मार्क्स आ रहे हैं तो उसका मतलब काम वही करो ना। आप क्यों आईसीआई से पंगा लेते हो कि नहीं नहीं वो तो बेकार है, हम ज्यादा सही है? अरे भैया आप ज्यादा सही हो कोई बात नहीं, आपकी जो सही हो वो मान्यता मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे। रिसर्च पेपर पब्लिश करने के बाद में कभी 10 20 25 साल बाद उसको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा, यार ये ठीक हो सकता है, ठीक है ना। फिर वो 20 25 30 साल बाद में आपके मैटर को कोर्स में शामिल करेंगे, और शामिल करेंगे उसके बाद लगता है कि हाँ ठीक है ये दूसरी जो अगली पीढ़ी है वो पढ़ेगी। लेकिन आपके काम की चीज तो नहीं है। और वो चीज में जब भी आपको मान्यता मिलेगी जब आपके पास में कोई ऑथेंटिक डिग्री होगी कि हाँ भी कौन बोल रहा है कि हाँ ये पुराना सी है। अदरवाइज इससे तो नहीं होगा, नहीं पुराना सीए फेल्योर है तो इसका मतलब है कि जो आपको इसमें नॉलेज ज्यादा हो गई, जो बेचारा लिख रहा है तो इसको मानो, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि क्वालिटी का वैल्यू है। और क्वालिटी भी कौन सी? रिकॉग्नाइज क्वालिटी, रिकॉग्नाइज क्वालिटी उसका वैल्यू है। जो कई बार कई आता है कि साहब ये हाईएस्ट एज का पर्सन है, 105 ईयर का है, पता चलेगा हो सकता है 105 के अलावा 200 साल के पर्सन बैठे हो इंडिया में, लेकिन पता ही नहीं है क्योंकि उनको रिकॉग्निशन मिला ही नहीं ना। हो सकता है हो, और हैं बहुत सारे हैं। देखो दुनिया में हर चीज है। आज कोई टाइम कैंसर को ये माना जाता था कि किसके कैंसर होगी इसका मतलब है कि वो गया काम से, ठीक है ना। आजकल 10-15 सालों के अंदर तो फिर भी कैंसर का इलाज है। मैं एक पैसे पर्सन से मिला जो 50 साल से कैंसर का इलाज कर रहे हैं, और 50 साल पहले जो कैंसर का इलाज था वो आज जिंदा है। यानी 50 इयर्स बैक भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था। जिसको पता नहीं था वो मर रहे थे, जिसको पता था वो उनका इलाज हो रहा था, ठीक है ना। और आज भी एक सर्टेन जो होता है कि 10-15 दिन कैंसर में हो गया, 10-15 दिन की एज बची हुई है तो डॉक्टर कह देते हैं घर ले जाओ, ठीक है ना। ऐसे इलाज वहां होते हैं आज भी। जिसको डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब जिंदा नहीं रहेगा तो उसका मतलब वो इलाज भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको दुनिया में हर चीज मिलती है, बस आपको पीछे लग के देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आपको पास होना है, माइंड में सेट करो कि हमारे को पास होना है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आईसीआई को फॉलो करना है। लोग आईसीआई की बहुत बुराइयां करते हैं, बुराइयां करे कि नहीं करे, लेकिन जिस डिग्री को आप लेना चाह रहे हो उस डिग्री देने वाले की जो बात है वो तो आपको माननी पड़ेगी। और तीसरा है कि उसकी प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने का उसका जो तरीका है उस तरीके से क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। देखो ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोसेस। डॉक्टर्स को बता रखा है कि एक ऑपरेशन इस नॉर्म्स में करना है, यानी पहले क्या करोगे दूसरा क्या करोगे, पर स्टेप बाय स्टेप समझा रखा है। हो सकता है कि उस रिकॉग्नाइज स्टेप से ज्यादा बेटर स्टेप्स भी हो, ठीक है, जिसमें कम इंजरी में ही मतलब पर्पस सोल्व हो जाता है। अब मान लीजिए किसी ने उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, उन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ऑपरेशन किया किसी का, और वो पेशेंट मर गया, इसका मतलब उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने तो वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस फॉलो करी है, जो नॉर्म्स दे रखा है उस नॉर्म्स को फॉलो किया है, ठीक है ना। उस पर जो नेग्लिजेंस का केस है वो भी नहीं बनता, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा उसको पता है ऐसे ऐसे काम किया था मैंने, ठीक है ये होना है। लेकिन मान लीजिए उसने और एडवांस तरीका फॉलो कर दिया जो रिकॉग्नाइज नहीं है, और उस केस में पेशेंट मर गया, हो सकता है वो तरीका ज्यादा बेटर हो, और आज के 5 साल बाद वो प्रूव हो जाएगा साहब ये तरीका ज्यादा बेटर है, उसको रिकॉग्निशन मिल जाए। लेकिन आज अगर उसने फॉलो कर दिया और पेशेंट मर गया तो उसका मतलब है कि उसके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश तरीका नहीं है। हो सकता है कि बाद में वो नॉर्म्स में 5 साल बाद शामिल हो जाए। तो जिस समय जो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जिस समय जो नॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, जिस समय जो नॉलेज रिकॉग्नाइज है वो ये आपको काम करना है, दूसरा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आईसीआई का स्टडी मेटेरियल, आईसीआई की प्रोसेस, आईसीआई में फेथ रखो, आप अपना टारगेट सेट करो, ये चीजें कर लोगे, आपको पास होने से या रैंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि रैंक भी बहुत कम मार्क्स पे आ जाती है, बहुत ज्यादा मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मान लो कि
जो न्यू स्कीम में रैंक अभी कितने पे आ रही है? 60% से कम में आ रही है। कितने पे गई है इस बार रैंक? फर्स्ट रैंक है ना 68 पे, तो फर्स्ट रैंक 68 पे गई है। अब ये मान लो कि उसने क्या मेहनत करी होगी, उसमें 5-7% तो बढ़े ही होंगे। 63 मार्क्स फर्स्ट रैंक क्या है? क्योंकि सीए फाइनल में कंपटीशन ही नहीं है। सीए फाइनल इज कंपटीशन फ्री एग्जाम, क्योंकि सारा ही इंडिया एक ही गलती कर रहा है, आईसीआई से दूर होता जा रहा है, आईसीआई को नहीं पढ़ रहा, आईसीआई पे फेथ नहीं है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब आईसीआई मार्क्स नहीं देता है ना, आईसीआई मार्क्स नहीं, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, हाँ साहब आईसीआई मार्क्स नहीं देता क्योंकि हमारे आ ही नहीं रहे। लेकिन किसी ने ये सोचने की कोशिश करी कि यार गलती अपने में तो नहीं है, हम दूसरे में गलती निकाल रहे हैं। दूसरे में गलती निकालने से कुछ नहीं होगा, दूसरे की गलती हो या नहीं हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अपनी गलती निकालनी पड़ेगी। यानी कहीं अपने में ही तो कमी नहीं है, अगर हमने अपने में ही कमी ढूंढ ली तो इसका मतलब है कि रिजल्ट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इसलिए कमी अपनी ढूंढो। कई लोगों ने बताया कि साहब देखो ये ऑडिटिंग के अंदर ये हो, ये ऐसे नंबर लिख दिया, ये सेक्शन नंबर लिख दिया, हो ऐसे नंबर का 1 नंबर मिलना चाहिए था। अरे यार 40 नंबर के क्वेश्चन अगर 40 ऐसे लिख दिए, आपने याद कर लिए, ऐसे नंबर और 2-5 10 सेक्शन नंबर ले लिया, इतने 40 तो आ ही जाएंगे, एक ही नंबर आके 40 मार्क्स हो गए, क्या हेडेक है? लेकिन ये पता नहीं कि सेक्शन नंबर ऐसे नंबर लिखने के तो मार्क्स ही नहीं देती आईसीआई। आईसीआई मार्क्स कहाँ देती है? कंटेंट लिखने के। उस सेक्शन में क्या कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर 4 कंडीशन है तो 4 कंडीशन लिखोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं कि सेक्शन नंबर लिखने। सेक्शन नंबर लिखो या नहीं लिखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी तो पता होना जरूरी है कि मार्क्स किस चीज के मिलते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि मार्क्स इस चीज के मिलते हैं तो पता चलेगा वो करते रहोगे। कई बच्चे आते हैं तो साहब मेरे को हर सेक्शन रटी हुई है। अरे तो भाई सेक्शन रटने में टाइम क्यों वेस्ट किया? ठीक है ना, सेक्शन रटने में टाइम क्यों वेस्ट किया? क्योंकि सेक्शन नंबर के तो मार्क्स नहीं देती आईसीआई, और जिस चीज के मार्क्स देते नहीं है उस चीज के लिए टाइम खराब करने की जरूरत कहां पड़ गई? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्शन नंबर याद ही मत करो, लिखो ही मत है। देखो सेक्शन नंबर के लिए अगर इजीली, अगर मान लीजिए सेक्शन नंबर आप पढ़ते जाओ, सेक्शन नंबर के साथ में याद रहता तो ठीक है, और याद नहीं रहता तो भी ठीक है, उसके लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सेक्शन नंबर लिखो, ऐसे नंबर लिखो या नहीं लिखो, कोई चीज फर्क नहीं पड़ेगी, बस अल्टीमेटली क्या है, कंटेंट लिखना है। और देखो कई बच्चे क्या है, लगे रहते हैं 100% सिलेबस करने में। अरे भाई 100% सिलेबस की रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई? सबसे बड़ी चीज है कि जो चीज आपने पढ़ी है वो एग्जाम में रिटेन रहना जरूरी है। ज्यादा चीज पढ़ने के बजाय आपने देखा है कि 120 में से 70 मार्क्स से फर्स्ट रैंक आ जाती है, तो इसका मतलब कि 50 नंबर का आइटम नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा आइटम नहीं भी पढ़ो, पूरा मैटर नहीं भी पढ़ो तो भी इतनी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि जो चीज पढ़ ली ना आपने उसको मेंटेन करने की दिक्कत है। जो चीज आपने पढ़ ली उसको मेंटेन करने की जरूरत है। आपने खूब पैसा कमाया और लुटाते गए, बचा क्या? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने जो नॉलेज गेन करी है वो नॉलेज आपकी एग्जाम तक आना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बहुत ज्यादा मैटर पढ़ा जाए, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैटर पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको एग्जाम तक रिटेन रहना जरूरी है। और देखो एग्जाम तक रिटेन जब भी रह पाएगा जब फ्रिक्वेंट रिवीजन हो, ठीक है ना, रिवीजन मस्ट है। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही रिजल्ट आएगा, चाहे आपने मैटर पूरा नहीं पढ़ा हो, कम पढ़ा हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट रैंक है, इसने पूरा मैटर नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इसलिए तो आ गया। अगर पूरा मैटर पढ़ता तो नहीं आती, क्योंकि रिटेंशन। सीधी बात है कि देखो सबके पास टाइम तो उतना ही है, सबके पास में 24 आवर्स का टाइम होता है। उस टाइम को कौन पर्सन किस काम में लगाता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसने प्रोडक्टिव वर्क में लगा दिया, जैसे रिजल्ट आएगा उस काम में लगा दिया तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर उस काम में नहीं लगाया तो रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने पता है बहुत सारे बच्चे हैं वो लगे थे यार ये छूट गया चैप्टर, ये छूट गया, ये छूट गया, और पता चले कि छूटता कब तक है, एग्जाम की सुबह तक पढ़ा, यार ये छूट गया, ये छूट गया। पता चला कि जो अपने पढ़ रखा था वो तो याद है ही नहीं जो चीज अपने पढ़ रखी थी वो तो याद है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि ज्यादा को कवर करने से जरूरत कहां पड़ गई। उसके बजाय अगर मान लीजिए आपने 10 में से 7 चैप्टर पढ़े होते और 7 चैप्टर को बार बार रिवाइज किया होता, तो इसका मतलब है कि 7 चैप्टर में अगर मान लो 70% मार्क्स के क्वेश्चन भी आए होते तो इसका मतलब 70 में 70 आ जाते ना, 70 में से 70 आ जाते। इसने ऑडिटिंग के अंदर 83 मार्क्स आए और कितने मार्क्स के क्वेश्चन नहीं देखे थे, बिना देखे हुए आए
86 का आता था, 14 मार्क्स के तो आते नहीं थे। तो आते नहीं तो तुक्के भी नहीं लगाए, क्योंकि पता है कि तुक्कों के नंबर मिलते नहीं है। नंबर कहाँ के मिलते हैं? कंटेंट के, क्योंकि उतना मैंने छोड़ रखा था। तो 86 मार्क्स में 83 मार्क्स आ गए, तो ऐसे देते ना मार्क्स, लेकिन वो जो चीज है वो रिवाइज करो ना बार बार। यानी कम मैटर पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। ज्यादा मैटर कवर करने की जरूरत नहीं है। लोग डरा के रखते हैं कि यार ये बहुत टिपिकल एग्जाम है, तो डरोगे तो फिर काम कैसे करोगे? अगर आपको लगता है कि ये डर लगता है कि नहीं एग्जाम पास होना मुश्किल है, तो आपके तो पहले ही हाथ पांव फूल जाएंगे एग्जाम से पहले ही। ठीक है ना, एग्जाम में घबरा जाओगे कि ये क्या होगा। ये एग्जाम बहुत इजी एग्जाम है। कैसे? 10-12 जैसे एग्जाम है, और ये फैक्ट है। चाहे आज लोग सोचते हो कि ये एग्जाम 10-12 नहीं है, बहुत भारी एग्जाम है, लेकिन उनके भी विचारों की गलती नहीं है, क्योंकि उनको लगी सारा कैसा है। लेकिन ये खौफ है, बेसिकली लोग खौफ बना के रखते हैं, जिससे कि ज्यादा ज्यादा बच्चे कोचिंग पढ़े। लेकिन बच्चा कोचिंग पढ़ने में वो पैसा का पैसा खर्च करते हैं, और अटेम के अटेम खराब करते हैं, करियर का करियर खत्म करते हैं। यानी लॉस ही लॉस है। अगर बच्चे हमारे टाइम जब हम पढ़ते थे यहाँ पे, बहुत मैंने 94 में सीए कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा उस समय एफएम का जो पेपर होता था उसमें स्टडी मटेरियल देती थी ऐसे कुछ सजेस्टेड पास्ट एग्जाम के थे, वो भी मिलते नहीं थे, इसलिए वो 2-2 4-4 सजेस्टेड होते थे। यानी एक सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 30-40 क्वेश्चन होते थे, 30-40 क्वेश्चन जो आपको एक चैप्टर मिल जाते हैं। आजकल ये भी तो प्रॉब्लम हो गई आपके। वो 40 क्वेश्चन हमें पता ही नहीं होता था कि इसके अलावा भी कुछ है। और जो बेचारे यहाँ पे जयपुर गए थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे ट्यूशन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उस समय ट्यूशन दिल्ली और बॉम्बे में चलती थी और बाकी तो है थी नहीं, तो वो पढ़ते थे, आराम से पास हो जाते थे। और वो दिल्ली और बॉम्बे पढ़ के आते थे, वो जयपुर का रिजल्ट खराब करते थे। इन्होंने साथ में 10-5 को और लाते थे कि यार जयपुर से रिजल्ट अच्छा जाता है, ऐसा करो तुम जयपुर में चलो, दिल्ली में रिजल्ट अच्छा नहीं जाता। लेकिन उनको क्या लगता था, क्या मालूम जयपुरी को पे चेक होती है क्या। लेकिन ये वास्तव में ऐसा नहीं था, हमें भी ऐसा लगता था कि क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। बाद में मैं समझ बैठा कि वो इसलिए आते थे क्योंकि जहां पे कोचिंग्स अवेलेबल ही नहीं थी, जहां कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी तो वहां पे ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था कि आईसीआई के सेटमेंट पढ़ते थे। टीचर्स नहीं थे तो ऑप्शन क्या था? खुद ही पढ़ते थे, स्टडी करते थे, और आईसीआई का मैटर पढ़ते थे। उन्हीं में से क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आते थे। जो उनको कर लेता था वो तो हो जाते थे पास, और बाकी जो पढ़ के आते थे वो आईसीआई वाले क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं थे, क्योंकि उनको लगता है ये तो सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनको स्टैंडर्ड नॉलेज दो। वो स्टैंडर्ड नॉलेज के चक्कर में वो स्टैंडर्ड नॉलेज हो जाती थी उनकी, और वो जयपुर का रिजल्ट आगे खराब करते थे, क्योंकि आईसीआई से डाइवर्ट हो गया। आईसीआई तो कहां से करती है, कोई भी चेक अपने मैटर से करती है। तो बहुत कम क्वेश्चन में बाद में जब मैंने सीए करने के बाद में एक मेरे को मिला पर्सन, उसमें एफएम की किताब आती थी खान जैन की, उस समय खान जैन की बुक आती थी उस समय। मेरे को पता नहीं था कि खान जैन की बुक आती है कोई सीए करने के बाद में। उसने किसी को सलाह दे रहा था वो कि देखो इसके लिए खान जैन पढ़ लो, इसके लिए। तो मैं कह खान जैन क्या है? तो कोई एफएम की बुक है यार, तू सीए है? मैं कि हाँ। तू यार सीए खान जैन नहीं जानता, इसका मतलब तूने डाउट है मेरे को, ठीक है ना। मेरे को कल मार्कशीट दिखाना। मैंने उसका मार्कशीट दिखाया तो गलतफहमी हो गई कि यार ये खान जैन बिना सीए कैसे बन सकता है। लेकिन हम देखते थे उस समय के क्वेश्चन उन्हीं में से आते थे जो आईसीआई के स्टेट मेटल में थे, जो दूसरे लोग देखते ही नहीं थे। तो उसका ना वो वाले जो लोग जो पैसे वाले थे, बाहर जाके रह सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे, करियर खराब किसी का होता था? उन्हीं का होता था, ठीक है ना, क्योंकि आईसीआई का मैटर तो पड़ता ही नहीं था। देखो ईश्वर ने क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो फ्री दी है। अपन सांस लेते हैं वो फ्री मिलती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन पानी पीते हैं वो बहुत सस्ता मिलता है। आजकल बात अलग है, बोतल से पानी आता है, ठीक है ना, उतना ही हार्मफुल होता है, वो बात अलग है। इसके बाद अपन खाना खाते हैं, वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा महंगा है। ये जो लाइफ जीने के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो बहुत सस्ती है, बाकी लोग काहे में लगे हुए हैं फालतू चीजों में जो जरूरत नहीं है। तो क्या है कि एसीआई के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पास होने के लिए वो तो बहुत कम है। आईसीआई का मैटर पढ़ो, बाहर जाने की जरूरत कहां पड़ गई। और बहुत ज्यादा नॉलेज लेने के लिए तो फिर डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए केवल टारगेट सेट करो,
आयुष्य का एसिड मेटल पढ़ो, उसकी प्रोसेस पढ़ो, ठीक है ना, और कम पढ़ो लेकिन पढ़ो उसको स्ट्रॉन्ग पढ़ो। और वो आइटम जो सी कैटेगरी के हैं, आप देखो कि पास्ट एग्जाम में पता चला कि 10 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब उनको सबके लास्ट प्रायोरिटी में करो, पहले उन प्रायोरिटीज में करो जो ज्यादा आता है। और देखो कई स्टूडेंट ये देखते हैं कि यार टिपिकल चीजें पहले पढ़ लें। अरे टिपिकल चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि यार 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से ये 2 चैप्टर मेरे को बहुत भारी लग रहे हैं, छोड़ो ना उनको, वो दो चैप्टर छोड़ के बाकी पढ़ लो, आराम से रैंक आ जाएगी आपकी, हटके नहीं है। क्योंकि आईसीआई की नजर में कोई टिपिकल कोई एज नहीं होता है, आईसीआई की नजर में तो हर चीज सही है। एग्जामिनर जो देता है वो देखता है यार 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से मेरे को क्वेश्चन देना है, तो किस किस चैप्टर में से पिक करके देना है, वो इवनली स्प्लिट चैप्टर देता है, और इवनली स्प्लिट देता है तो उसका इजी चैप्टर को जाते हैं, तो पहले वो करो जो इजी है। टिपिकल चीज करने की जरूरत कहां पड़ गई? हाँ टाइम मिले तो कर लो, टाइम मिले तो कर लो, लेकिन पता चले कि स्टूडेंट पहले उन चीजों को करता है तो बहुत टिपिकल है, तो उनमें टाइम लग जाता है, जो चीज बिल्कुल इजी है, कम टाइम में हो सकती थी, वो चीजें रह जाती है। पता चले कि 8 चैप्टर एक सर्टेन टाइम में हो सकते हैं और 2 चैप्टर उतने टाइम में हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उन 2 चैप्टर करने के बजाय पहले उनको करो जो 8 चैप्टर्स हैं, जो उतने ही टाइम में 8 चैप्टर रेडी हो जाएंगे। तो 8 चैप्टर रेडी होने का मतलब है कि आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा उन 2 टिपिकल चैप्टरों के बजाय। इसलिए 2 टिपिकल चैप्टर छोड़ो, पहले उनको करो जो सबसे ईजी है, और इजी वो करोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और वो बाकी टिपिकल क्वेश्चन भी कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए अगर आप चाहते हो रिजल्ट आए तो एक सिस्टमेटिक वर्किंग करो। अब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है ना, अतुल बताएगा आपको कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्टडी कैसे किया जाए, किस चीज में क्या देखें, किस चीज में क्या नहीं देखें।